WL sir. WL डब्ल्यू sir. डब्ल्यू एल WL. Yes sir. ओके, और कोई? यस सर, डब्ल्यू एल। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, मैंने बोल दिया। डब्ल्यू एल सर। डब्ल्यू एल, और कोई? ये डब्ल्यू एल रॉन्ग है, और कोई? Sir, is it WL by 2? WL by 4 sir. WL by 4. WL by 2, sir. डब्ल्यू एल बाई WL टू, by 2. डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई फोर, WL by 2. डब्ल्यू एल डब्ल्यू डब्ल्यू हाँ, डब्ल्यू एल बाई नहीं टू, सर, ओके। डब्ल्यू WL by 4 डब्ल्यू sir. डब्ल्यू एल बाई WL फोर। by 3. देखो, मैंने पहले ही बताया कि हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या था? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस कितना है? टोटल बेस कितना हो गया ट्रायंगल का? L/2, मतलब टोटल कितना हो गया? L हो गया ना। सो L इंटू हाइट कितना है? हाइट इज अगेन W, मतलब वही फॉर्मूला मिलेगा ना फिर से, WL/2। उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर भी टोटल लोड WL/2, तो वही आंसर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर टोटल लोड मिल रहा है WL/2। तो अभी फिर से हमें ये जो WL/2 अभी हमें मिला है, ये फिर से हमें फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना है। अभी क्वेश्चन ये है कि मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, अभी डायरेक्शन मतलब उसकी पोजीशन वो अब कहाँ पर दिखाए। जैसे पहले केस में मैंने बताया, पहले केस में जो आपका ट्रायंगल था वो राइट एंगल ट्रायंगल था, वहां पर एक एंड पर इंटेंसिटी 0 था, दूसरे एंड पर इंटेंसिटी मैक्सिमम था। तो मैंने बता दिया कि भाई उसका जो भी कोई पॉइंट लोड कन्वर्ट करने के बाद जो भी कोई उसका डिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया WL/2। अभी ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको सेकंड केस में, ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है? इक्विलेट। हाँ, इक्विलैटरल, Equilateral. सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल है इक्विलैटरल, मतलब इक्विलैटरल भी है, सिमेट्रिकल भी। सिमेट्रिकल है। अगर हम सेंटर में अगर लाइन ले ले, तो सेंटर के लेफ्ट साइड में जैसा ट्रायंगल है वैसा ही राइट साइड में ट्रायंगल है, उतने ही डायमेंशन है। तो फिर इसका सेंट्रोइड कहाँ पर आएगा? सेंटर में सर। हाँ, सेंटर में मतलब कितने डिस्टेंस पर पीयूष? 1/2L। हाँ, 1/12 मतलब L/2 पर आएगा, राइट। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर आएगा? L/2 पर आएगा, राइट। तो फिर यहाँ पर मैं वो दिखा देता हूँ, राइट। और ये जो डिस्टेंस आएगा, तो ये L/2 यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें मिल गया, राइट। तो समझ में आ गया दोनों केस में डिफरेंस क्या था, कि जो सेंट्रोइड का जो पोजीशन था वो अलग अलग था, राइट। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वाला देखो, ये यहीं पर देखते हैं अभी। नेक्स्ट वाला जो ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर, राइट। ये ना सिमेट्रिकल है, मतलब इसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ना वो एंड पर है ना वो सेंटर में है, वो कहीं दूसरी जगह पर ही है। मतलब ये इन शॉर्ट, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? दिस इज अनसिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये अनसिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो फिर अनसिमेट्रिकल ट्रायंगल के लिए जो सेंट्रोइड आता है वो देखो कहाँ पर दिया है, दैट इज A+L/3 एंड B+L/3। फाइनली जो फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया का वो तो वही आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर अनसिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर आता है तो उसका ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसका? सेंट्रोइड का, दैट इज A+L/3 एंड B+L/3, राइट। आफ्टर दैट ये देखना है हमें, ये मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, तो अभी सपोज ये हमारी डायग्राम है, यहाँ पर ये बीम है,
ये भी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ये भी क्या है, ये भी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, दैट इज सपोज दिस इज आवर बीम ए बी, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सपोज intensity at this point is W kilonewton per meter, while intensity at the point B, that is W2 kilonewton per meter, right? So at the point A, intensity is W1, while at the point B, intensity is W2, and it is acting in downward direction like this. मैं arrow यहाँ पर दिखा देता हूँ। राइट, तो फिर अभी ये कौन सा शेप दिख रहा है? जैसे पहला हमने देखा था वो रेक्टेंगुलर दिख रहा था, दूसरा देखा वो ट्रायंगल जैसे दिख रहा था, ये कौन सा है? पैराबोला। पैराबोला। पैरेललोग्राम। एक मिनट। सर समद्विभुज चौकोन आहे तो। ओके, हाँ, कौन सा शेप है ये? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, इसमें कहा सभी साइड्स पैरेलल है? Rhombus. रोम्बस। ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, राइट, इट इज ट्रेपेजियम। रोम्बस में भी आई थिंक अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है, ऐसा मुझे लगता है, राइट? अगर आप रोम्बस अगर हाँ डायगोनल वो कुछ तो होता है, और वो 90 डिग्री पर होते हैं डायगोनल, ऐसा कुछ तो है उसका, राइट? ये जो है ये ट्रेपेजियम है, राइट? ये क्या है? ट्रेपेजियम है। तो फिर ट्रेपेजियम अगर है तो फिर जब हमने ट्रायंगुलर लोड और रेक्टेंगुलर लोड का कैलकुलेशन किया था, so while converting that rectangular load, that means UDL, or triangular load, that means uniformly varying load, into the total load, we have calculated the area of that diagram, means area of triangle or area of rectangle. So here also, while converting to this load into the total load, we have to calculate the area of that diagram. तो कोई मुझे एरिया बताएगा क्या? इसका क्या फॉर्मूला है? सर उसका कुछ तो हाफ इंटू सम ऑफ द बेस इंटू हाइट ऐसा कुछ है। नाही, याला कुठे बेस आणि हाईट आहे? याचा बेस काय घेणार आणि हाइट काय घेणार? इसको ऐसे एग्जैक्ट कौन सा बेस बोलेंगे और कौन सा हाइट, ये प्रॉब्लम है ना, राइट? और मेरे ख्याल से किसी को फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, इसका नाम ढूंढते ढूंढते ही 4 और नाम आ गए बीच में, है ना? तो क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग खर्च हो जाएगा, मेंदू आपला संपून जाईल एखाद दिवशी, बरोबर आहे की नाही? सो फॉर दैट वी विल कन्वर्ट दैट ट्रेपेजियम इनटू 2 नोन पार्ट्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अभी आप मुझे बताओ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना? कौन से 2 पार्ट बन गए? अभी नीचे वाला पार्ट क्या बन गया? रेक्टेंगल, एंड ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल बन गया। अभी रेक्टेंगल और ट्रायंगल के तो फॉर्मूले पता है हमें, वो तो फिर से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना? वो तो पता ही है, मतलब फिर से कुछ दिमाग लगाने का काम नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कैलकुलेशन आएगा, मतलब ट्रेपेजियम का कैलकुलेशन आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देंगे। तो फिर अगर रेक्टेंगल और ट्रायंगल में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फिर इसका मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना? सो दैट मींस हियर यू हैव टू कैलकुलेट द 2 पॉइंट लोड्स। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट लोड हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
तो फिर अभी सबसे पहले क्या करते, दो पॉइंट लोड कैलकुलेट करते। सपोज ये जो स्पैन है बीम का वो है एल लेंथ, है ना, एल मीटर। तो फिर अभी इसको मैं, अभी हम इसको टोटल लोड में कैलकुलेट कर दें तो टोटल लोड अभी क्या हो जाएगा, इट इज एडिशन ऑफ दिस टू, मतलब ट्रायंगुलर लोड एंड रेक्टेंगुलर लोड। तो फिर अभी सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्रायंगुलर लोड, या फिर रेक्टेंगुलर लोड लेते पहले। रेक्टेंगुलर लोड इज इक्वल्स टू, हाँ कोई बताएगा क्या मुझे, रेक्टेंगुलर लोड, रेक्टेंगुलर लोड को टोटल लोड में कन्वर्ट करना है, क्या आएगा फिर, रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, यहाँ पर जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एरिया बताओ कितना आएगा। W1 इंटू एल। वेरी गुड, W1 इंटू एल। ओके, ये हो गया। नाउ ट्रायंगुलर लोड, ट्रायंगुलर लोड बताओ। हाफ इंटू एल इंटू W2 माइनस W1। एक मिनट, हाफ इंटू एल इंटू इंटू क्या बोला, W2 माइनस W1। W2 माइनस W1। वेरी गुड, है ना, वन हाफ इंटू एल इंटू W2 माइनस W1। अभी ये W2 माइनस W1 कैसे आया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर हम यहाँ का नीचे वाला पार्ट अगर देखें, इतना पार्ट, तो ये जो पार्ट था ये रेक्टेंगल में कवर हो गया था। हमें ट्रायंगल चाहिए था, ट्रायंगल चाहिए था मतलब हमें सिर्फ इतना हाइट चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये इतना पार्ट, तो इतना पार्ट अगर चाहिए तो यही हाइट से, टोटल हाइट कितना था, टोटल हाइट एट द पॉइंट बी वाज W2 एंड we have to calculate only this blue part, right। ये blue वाला जो मैंने यहाँ पर दिखा, इतना ही पार्ट हमें कैलकुलेट करना था। so that height will be W2 minus W1, उसमें से नीचे वाला रेक्टेंगल माइनस करना पड़ेगा, that means W2 minus W1। so that's why triangular load is equals to 1/2 into base into height, that means 1/2 into base is L and height is W2 minus W1। तो ये हो गया। तो अभी आगे का क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता होगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया। so in that rectangular load or triangular load we also shown the distances of that point loads, है ना, हमने वो distances भी दिखाए। तो अभी हमें यहाँ पर वो distances भी दिखाने होंगे। तो फिर अभी आप मुझे रेक्टेंगल लोड जो है, रेक्टेंगुलर लोड जो W1 इंटू एल आया, वो कहाँ पर एक्ट होगा, कितने डिस्टेंस पर एक्ट होगा, कोई बताएगा क्या। L/2। आवाज नहीं आया ठीक से, L/2 पर डिस्टेंस। आवाज नहीं आला, कोणी बोललं, परत बोल कावेरी। L/2 डिस्टेंस सर। हाँ राइट, L/2 एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2, क्योंकि रेक्टेंगल का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना है L। सो एट L/2 फ्रॉम A और B, A या B कहीं से भी कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2। ये तो रेक्टेंगल का इजी होता है। नाउ ट्रायंगल का, ट्रायंगल का कौन बताएगा। सर 1/3 L फ्रॉम W2। L/3 परत सांग, परत। L/3 फ्रॉम W2। L/3 फ्रॉम W2। वेरी गुड पीयूष, पीयूष ने सही बताया, राइट। सो एट ए डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम W2 मीन्स मैं B लिखता हूँ, है ना, B पॉइंट या W2 साइड से, राइट, एक ही मतलब है उसका। सो L/3 मैंने बताया था, ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको, 1/3 या 2/3, 1/3 फ्रॉम द मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर 2/3 ऑफ L फ्रॉम द minimum intensity। minimum intensity is at the point A while the maximum intensity is at the point B। तो फिर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पर है, पॉइंट बी पर है, तो मैंने मैक्सिमम इंटेंसिटी से वो डिस्टेंस दिखाया L/3, राइट। तो ये तो काम हो गया। अभी हमें इसको डायग्राम में दिखाना है, राइट। तो देखो अभी डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, देखो मैं इसके नीचे ही ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले अभी दोनों लोड दिखा देते हैं। हाँ, तो अभी रेक्टेंगुलर लोड कहाँ दिखाना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2। तो L/2 डिस्टेंस पे मैं दिखा देता हूँ ये रेक्टेंगुलर लोड।
मतलब मैं अभी यहाँ पर ये डिस्टेंस के लिए ये, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 डिस्टेंस, है ना। और ये जो लोड हो जाएगा L/2 मतलब हाफ पे, मैंने सेंटर पे दिखा दिया, और ये हो जाएगा अपना W1 इंटू एल, ये हो गया W1 इंटू एल। सिमिलरली अभी ट्रायंगुलर लोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम द पॉइंट बी, तो यहां से L/3, so L/3 from the point B, so this is L/3, so L/3 from the point B, and the value of that load is, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू W2 माइनस W1 इंटू एल, है ना। ये अभी जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा है वहां पर। सो W2 माइनस W1 इंटू एल डिवाइडेड बाई 2, 1/2 W2 माइनस W1, राइट। तो ये हो गया अपना ट्रेपेजियम लोड, राइट। ये भी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के अंडर ही आता है, लेकिन ये दिखने में ट्रायंगुलर लोड जैसा नहीं है, ये क्या है, ट्रेपेजियम लोड। तो ये सभी लोड्स जो है ये सभी बीम पर आने वाले, राइट। तो अभी आप मुझे बताओ, ये सब समझ में आया क्या? सबसे पहले सर एक सभी बार टाइप फिर से बताओ ना, कौन सा? यही चीज। ओके, तो ये फिर से बताता हूं मैं। देखो, ये था ट्रेपेजियम के शेप जैसा, राइट। हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता नहीं, इसीलिए हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है, रेड लाइन की वजह से क्या हो गया, ये जो ट्रेपेजियम है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट। तो नीचे वाला जो पार्ट बन गया वो रेक्टेंगल बन गया है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट क्या बन गया, रेक्टेंगल। और ये दूसरा जो है, ये वाला पार्ट क्या बन गया, ट्रायंगल, ऊपर वाला। तो मैंने इसको रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल में उसको डिवाइड कर दिया। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हमने किया था। तो रेक्टेंगल का कैलकुलेशन करना मतलब उसको टोटल लोड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका एरिया कैलकुलेट करो। सिमिलरली ट्रायंगल का अगर करना है तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो। सो रेक्टेंगल का एरिया था हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल डायमेंशन। सो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन वाज L एंड वर्टिकल डायमेंशन वाज W1, राइट। तो वो हमने यहाँ पर दिखाया। सो W1 इंटू एल। सिमिलरली ट्रायंगल का फॉर्मूला मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो दैट मीन्स 1/2 इंटू बेस वाज L एंड हाइट वाज W2 माइनस W1। सो दैट्स व्हाई देयर 1/2 L इंटू W2 माइनस W1। और उसके बाद हमें ये दिखाना पड़ेगा कि वो सेंट्रोइड कहाँ पर आता है। तो रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड आता है वो आता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/2 मींस L/2। तो इसीलिए L/2 डिस्टेंस पर मैंने रेक्टेंगल का जो लोड आया W1 इंटू एल वो दिखाया। सिमिलरली ट्रायंगुलर लोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/3 ऑफ दैट horizontal dimension from the maximum intensity. Maximum intensity is at the point B, so that's why that triangular load is at a distance of L/3 from the point B. ओके, निशांत कुछ पूछना है क्या? नो सर। ओके, समझ में आया क्या? हाँ बोलो। सर हाँ बोल आपण जर सर। समजा डायरेक्ट ट्रॅपेझियमचा फॉर्म्युला यूज केला, हाँ हाफ इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स हाँ इंटू डिस्टन्स बिटवीन देम, तर हाँ, कसं करणार ते मग करताना? त्याचा सेंट्रॉइड परत माहिती पाहिजे ना, त्याच्या सेंट्रॉइडचा पण फॉर्म्युला माहिती पाहिजे, बरोबर. हा हा हा, मग परत त्याचे सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला, मग नंबर ऑफ फॉर्म्युले वाढून जातील. मग ते नंबर ऑफ फॉर्म्युले वाढू नये, तुमचं काम सोपं व्हावं म्हणून ही सोपी मेथड आहे की त्याला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करावं आणि काम सोपं करावं. नाहीतर अजून दोन फॉर्म्युले वाढून जातील. एक ट्रॅपेझियमचा एरिया लक्षात ठेवावा लागेल आणि दुसरा ट्रॅपेझियमचा डिस्टन्स म्हणजे सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला परत लक्षात ठेवावा लागेल. मग ते काम वाढू नये म्हणून ही सोपी मेथड आहे, कारण की हे फॉर्म्युले आपण ऑलरेडी युज करतोच आहे रेक्टँगल आणि ट्रायंगलचे, मग तेच परत युज करायचे असं, है ना. ठीक हो सर. ओके, समझ में आया क्या सबको ये? क्योंकि यस यही सर। हमें बार बार यूज करना है. साक्षी, साक्षी, जैन साक्षी, जैन पूजा, Yes, sir. लोढ़ा, सुजल लोढ़ा. Yes, sir. Understood, sir. ओके, राहुल, राहुल जैन, Yes, sir.
प्रीतम Yes, ध्यान sir. दो। ओके, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, मन, कांक्रिया, कांक्रिया, मन, जयेश, सोनवणे, यस सर. ओके, जयेश धनवटे, यस सर. तन्मय, तन्मय, Yes, sir. पलक, Yes, sir. Yes. दिशा, प्रसाद, यस सर. आदित्य, आदित्य, सुहानी। Yes, sir. ओके, ओके, तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद जो है ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट। देखो प्रॉब्लम में क्या लिखा है, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस बाय द सपोर्ट्स टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ दिस बीम, राइट। हमें क्या करना है, इस बीम का हमें रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये बीम की डायग्राम ठीक से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर राइट हैंड साइड की डायग्राम ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, मैं आपको फिर से डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पर बताता हूँ। और वो पॉइंट्स आपको ठीक से दिखे, इसीलिए ये देखो, ये मैंने पिंक कलर में जरा बड़े डॉट कर दिए, जिससे आपको समझेगा कि यहाँ पर मेन पॉइंट्स है। और अभी ये डिस्टेंसेस भी दिखा देंगे। उससे पहले ऐसा करते हैं, इनकी वैल्यूज दिखाते हैं।
मैं हर एक को यहाँ पर नाम दे देता हूँ। अगर आप भी वहां पर अगर ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, है ना। आपके पास अगर नोटबुक है और आप भी साथ में कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा. हे सगळ्यांकडे हे पाहिजे, पण पेन वगैरे काही खूप गरीब लोक असतील त्यांच्याकडे नसेल ती गोष्ट वेगळी. ओके, तो डायग्राम अभी बन गई है. अभी सबसे पहले स्टार्ट करते पॉइंट ए से. तो आपको अभी ये बताना है कि पॉइंट ए पर जो सपोर्ट दिख रहा है वो कौन से टाइप का सपोर्ट है. अभी सुबह हमने डिस्कस किए सभी सपोर्ट्स. कोई बताएगा क्या? स्मूथ बीम. क्या? फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं. स्मूथ बीम. स्मूथ बीम. बीम. स्मूथ Hinge, बीम sir. नहीं. हाँ, Hinge. हिंज. हिंज स्मूथ पिन या हिंज नाम था उसका, राइट. सो पॉइंट ए, एट पॉइंट ए that support is of hinge type, right? And the support at point F is which type of support? F पर कौन से टाइप का सपोर्ट है? Roll. रोलर. वहां पर दिख रहा है ना, रोलर है, राइट. ये रोलर है और उसका जो सरफेस है, सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दे दिया उन्होंने 30 डिग्री. सपोर्ट ये यहाँ पर है. अगर आप सिर्फ सपोर्ट की बात करोगे तो ये सपोर्ट है इतना, है ना. लेकिन ये क्या आगे क्या दिखा है कि सपोर्ट का जो सरफेस है वो इंक्लाइन है और उसका एंगल कितना है तो 30 डिग्री है विथ हॉरिजॉन्टल. ये उन्होंने वहां पर बताया, राइट. तो अभी पॉइंट ए से अगर स्टार्ट करेंगे तो पॉइंट ए पर एक सपोर्ट है और पॉइंट एफ पर एक सपोर्ट है. तो हमें जो फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में ये जो दोनों सपोर्ट है वो पहले दिखा देते हैं. तो अभी पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट है. हिंज के लिए कितने अननोन थे, कितने रिएक्शंस थी? 2. 2. कैसे दिखानी चाहिए? जो दो रिएक्शंस थी वो कैसे दिखानी चाहिए? Perpendicular and parallel. Parallel. राइट, पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो मैं यहाँ पर पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे दो में रिएक्शंस आपको दिखा देता हूँ. तो सपोज ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, राइट. इनको नाम भी दे देते. जो पैरेलल टू द सरफेस है उसको नाम दे देते एच ए और जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसको नाम दे देते वी ए. ये हो गया पॉइंट ए का. सो एट द पॉइंट ए देयर आर टू रिएक्शन कंपोनेंट्स दैट आर एच ए एंड वी ए. नाउ एट द पॉइंट एफ, पॉइंट एफ पर रोलर सपोर्ट है. रोलर के लिए कितने अननोन थे? 1. हाँ, एंड हाउ वी हैव टू शो दैट? कैसे दिखाना चाहिए, कैसे दिखाएंगे perpendicular वो? to the surface. राइट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर दिखाएंगे तो वो ऐसे दिखेगा. ये देखो मैंने दिखाया, बराबर, क्योंकि उसका सरफेस ही इंक्लाइन है ना. तो इंक्लाइन को परपेंडिकुलर मतलब ये जो एंगल है ये यहाँ का, ये होगा 90 डिग्री, राइट. तो अभी क्या होगा, ये इंक्लाइन सरफेस है लेकिन इंक्लाइन फोर्स है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं आपको पता है हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमने पहले सॉल्व किए, कॉनकरेंट नॉन कॉनकरेंट उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. तो सॉल्व करने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए, इंक्लाइन अगर फोर्स होगा तो हमें फाइनली उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली करना पड़ता है. समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई जब हम लेते हैं तो दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दैट इंक्लाइन फोर्स इनटू द इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट. And to convert that force into its components, we must know the angle of that force. हमें क्या चाहिए, उसका एंगल पता होना चाहिए. तो फिर अभी आप मुझे बताओ, इस फोर्स का कोई मुझे एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट बता सकता है क्या? ये जो रेड कलर में दिख रहा है इसको चलो नाम दे देते हैं. याला आपण नाव देऊन टाकू आर एफ, रिएक्शन एट पॉइंट एफ. ओके, तो आर एफ का मुझे कंपोनेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. कोई बताएगा? -8 cos 40. नहीं नहीं नहीं, हे बघा, मैंने किसका पूछा, मैंने आर एफ का पूछा. 8 cos 48 का पूछा ही नहीं, मैंने आर एफ का कंपोनेंट पूछा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट.
सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट RF cos 60 आएगा, माइनस RF cos 60 ओके, एंड वर्टिकल प्लस RF sin 60। ओके, ये 60 कहाँ से आया? 60 कहाँ से आया? Sir, the force makes angles with x-axis, 60 degree with x-axis. राइट, दैट फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये जो 30 डिग्री जो दिया है, ये इस इंक्लाइन सरफेस का एंगल दिया है। हमें जो अगर किसी भी फोर्स का अगर कैलकुलेशन करना होगा तो हमें फोर्स का एंगल पता होना चाहिए। सो हियर एंगल ऑफ दिस फोर्स विथ हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल मिलेगा ये कितना मिलेगा? ये 60 डिग्री मिलेगा यहाँ पर, राइट। तो 60 डिग्री मिलेगा। तो इसीलिए अभी क्या करना चाहिए, इसके दोनों कंपोनेंट्स क्या आएंगे? तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा RF cos 60 एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा RF sin 60। तो मैं वो दोनों कंपोनेंट यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, और मैं दोनों की वैल्यूज भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। RF sin 60 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू आएगा RF cos 60। ये सबको समझ में आया क्या? कि किसी को कुछ डाउट है? काही डाउट असेल तर विचारा, कुछ डाउट होगा तो पूछो। वैष्णवी, वैष्णवी शेळके, येस सर. समजलं का? हो. आदिती, येस सर. वैभव, वैभव महाले, Yes, sir. अक्षत, अक्षत समझा क्या? Yes, sir. अनिकेत, हो सर, समजलं. ओके। यश कोठारी, यस सर समझा. श्रुति ललवानी, श्रुति, श्रुति, आवाज आ रहा है क्या मेरा? रुचिता, श्रुति का मैसेज भी नहीं आया। श्रुति शायद मोबाइल लगा के सो गई है, उसको मैसेज दो। अगर लेक्चर करना होगा तो ठीक से करो, नहीं तो ज्वाइन नहीं भी किया तो भी चलेगा। उसको मैसेज दे दो, उसकी फ्रेंड जो भी होगी। वेदांत, Yes, sir. रिद्धि, रिद्धि, Yes, सोनवने रिद्धि, ओके। अवनी, Yes, sir. ओके, ओके। तो फिर अभी आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया? हमने सिर्फ जो रिएक्शन कंपोनेंट्स थे, तो अभी हमने क्या किया, जो रिएक्शन थे वो हमने दिखा दिए। अभी देखो इस प्रॉब्लम में, अभी नीचे वाली जो डायग्राम बनी है उसमें सभी अननोन्स आ गए। कितने अननोन्स है हमारे डायग्राम में? अभी नीचे जो हमने डायग्राम बनाए, हमने जो सपोर्ट रिएक्शंस थे जो अननोन फॉर्मेट में थे वो हमने दिखा दिए। कितने अननोन हो रह गए अभी हमारे डायग्राम में, हमारे प्रॉब्लम में? नंबर ऑफ अननोन्स कितने? हाँ, 2. 2। कौन कौन से? दो कौन कौन से आपको दिख रहा है ना डायग्राम में? अननोन्स, रिएक्शन अननोन्स कितने? अरे डायग्राम में दिख नहीं रहे क्या? अभी हमने डायग्राम बनाई ना, उसमें रिएक्शंस हमने ड्रॉ की ना सभी। कितनी रिएक्शंस है वहां पर? कितने अननोन्स है? अवनी, कितने अननोन्स है?
अनिकेत ने 4 बोला। 4 कौन कौन से अनिकेत? एक एक का नाम बताओ हर एक का। सर ऍट पॉइंट ए अँड बी दोन दोन ऍक्ट होतील. हा. आणि बी ला कसे 2? बी ला किती दिसत आहेत तिथे? डायरेक्टली डायग्राम में अगर मैंने डायग्राम ड्रॉ किए और आपको सामने दिख रहा है, ए पर कितने अननोन्स है? ए पर 2 अननोन्स है ना, एच ए एंड वी ए। और बी पर कितने अननोन्स है? बी पर भले ही वो दिख रहा है आर एफ कॉस 60 एंड आर एफ साइन 60। आर एफ तो एक ही है ना, एक ही मिल गया मतलब वो एक ही है, वो अलग अलग से थोड़ी है। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए? 3 हो गए, एच ए, वी ए एंड आर एफ। मीन्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच ए, वी ए एंड आर एफ। हमें ये तीनों की वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, एच ए, वी ए एंड आर एफ का वैल्यू, राइट। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, उससे पहले जो ऊपर डायग्राम जो है जिसमें लोड है वो लोड नीचे दिखा देते हैं। तो अभी सबसे पहले जो आएगा, एक मिनट, उससे पहले ये पॉइंट्स दिखा देता हूं मैं। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, राइट। अभी सबसे पहले जो रहेगा ये हमारा 4 किलो न्यूटन मीटर का, ये पहला पॉइंट बी पर ये कौन से टाइप का लोड है? क्या है ये पॉइंट बी पर? पॉइंट बी पर जो आपको दिख रहा है 4 किलो न्यूटन मीटर, ये क्या है? क्या बोलते हैं उसे? त्याला काय म्हणतो आपण? कोणत्या टाइपचा लोड आहे तो? काय म्हणतो आपण त्याला? टॉर्क है सर. पॉइंट लोड. बी पर टॉर्क सर. नहीं, उसकी डायरेक्शन क्या है? कैसे घूम रहा है वो? क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज क्या होता था? मोमेंट सर. मोमेंट, वो क्या है? मोमेंट है ना, मोमेंट दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी मोमेंट आएगा प्रॉब्लम में वो वैसे ही रहने दो, इसको किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगा, राइट। सिमिलरली ये 12 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट यहाँ पर है, ये भी वैसे ही रहेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं फिर से वैसे ही दिखा देता हूँ, 4 किलो न्यूटन मीटर एंड हियर 12 किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो ये 4 एंड 12 वैसे ही रहेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे सी टू डी, सी से डी तक जो लोड है वो कौन से टाइप का है? अभी हमने डिस्कस किया था, सी से यूडीएल सर. और कौन बताएगा? एक ने ट्रेपेजियम बताया, एक ने यूडीएल बताया, और सिद्धांत यूडीएल का क्या मतलब था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. नहीं सर, यूडीएल नहीं है, सॉरी. हाँ, यूडीएल है क्या? वेरिंग लोड. यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, राइट। इट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ट्रेपेजियम शेप का दिख रहा है वो, सो इट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, दैट मींस ट्रेपेजियम लोड है वो, राइट। तो फिर ट्रेपेजियम का कैलकुलेशन हमने कैसे किया था? क्या किया था हमने? रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल को सेपरेट किया था सर. हाँ, राइट। हमने क्या किया था? रेक्टेंगल और ट्रायंगल में उसको डिवाइड कर दिया था, उसको सेपरेट आउट किया था। तो वही यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको सपोज मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ कर दी, राइट, तो नीचे वाला पार्ट बन जाएगा रेक्टेंगल और ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा ट्रायंगल। तो फिर मुझे रेक्टेंगल का लोड कोई बताएगा क्या? रेक्टेंगल का लोड कितना आएगा? क्या करना पड़ेगा? सॉरी, वो डिस्टेंस दिखाने पड़ेंगे ना, डिस्टेंस दिखा देते हैं। मैं 1 ये सपोज ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 4.5 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 2.5 मीटर है। तो फिर रेक्टेंगल का लोड कोई कैलकुलेट करके बताएगा क्या? 9 किलो न्यूटन. हाँ, कैसे किया? 9 मतलब कैसे आया? पूरा बताओ। 4.5 into 2 किलो न्यूटन. राइट, 4.5 into 2 दैट इज 9 किलो न्यूटन। वेरी गुड। वो कहां पर एक्ट होगा? 9 किलो न्यूटन का जो लोड आपने बोला वो कहां पर एक्ट होगा? पॉइंट कहां पर दिखाओ मैं, कितने डिस्टेंस पर एक्ट होगा?
2.25 from C. राइट, तो मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ एट 2.25 मीटर फ्रॉम सी। है ना? ओके, एंड ट्रायंगल का कोई बताएगा? ये रेक्टेंगल का पूरा सही बताया, ट्रायंगल का 1/2 into हाँ 1/2 7. 1/2 into 4.5 into 7 4.5 into 7. Sir, half into 5 into 4.5. 5 into into 4.5 into 7। नहीं सर, 7 नहीं, 5. उसने 7 बताया, आपको क्या लगता है? Half into 4.5 into 5. 7 ने येणार है ना? खेरणार सांगत होता ना, राईट? 7 हा बरोबर. खेरणार चैतन्य 7 ने येणार, 7च्या जागी काय येईल? तो 7 - 2 करावा लागेल ना आपल्याला। हाँ 5 येईल. हाँ, तो अक्षत ने जो बोला वो ऐसे ही बोला, 7 - 2 मतलब क्या आएगा? हमें 5 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 7 - 2 लिखता हूँ। आप अगर लिख रहे होंगे तो आप भी वैसे ही लिखो, राइट? तो फिर ये चलो तो कैलकुलेशन करके बताओ तो कितना आता है? 1/2 into 4.5 11.25 11.25. 11.25। इसका यूनिट क्या 11.25 आएगा? किलो न्यूटन, राइट? इसका यूनिट क्या आएगा? किलो न्यूटन। और वो कहाँ पर एक्ट होगा? कितने डिस्टेंस पर एक्ट होगा ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहाँ पर था? 1/3 of 4.5. 1/3 ऑफ 7. पीयूष, 1/3 ऑफ 7. आवाज नीट येत नाही, जोरात बोल ना पीयूष। सर 1/3 of 7. नहीं, रॉन्ग। सर 1/3 of 4.5 by 6. हा 4.5 ना, डिस्टन्स आपण डिस्टन्स घेतोय ना, मग ते 7 तो लोड होता, तू 1/3 कशाचं करायला पाहिजे? डिस्टन्सचं करायला पाहिजे ना पीयूष। सो 1/3 ऑफ 4.5। अभी 1/3 कोणत्या पॉइंट पासून पीयूष? सी पासून सर. सी पासून, राइट? सो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 1/3 ऑफ 4.5 फ्रॉम सी, राइट? तो 1/3 ऑफ 4.5 मतलब आएगा वो 1.5 मीटर। तो मैं अभी दोनों जो लोड है वो मैं डायग्राम में दिखा देता हूं। एक जो है इसके सेंटर में आएगा और एक जो है वो यहां पर आएगा, राइट? तो ये जो डिस्टेंस है ये भी मैं दिखा देता हूं। तो ये 1/3 ऑफ 4.5 मतलब ये आएगा 1.5 मीटर, राइट? और जो दूसरा हमने कैलकुलेट किया, मतलब ये पॉइंट सी से जो रेक्टेंगुलर लोड हमने कैलकुलेट किया, तो रेक्टेंगुलर का डिस्टेंस आया था 4.5 का हाफ। 4.5 का हाफ मतलब दैट इज 2.25, राइट? और ये वैल्यूज भी मैं लिख देता हूँ। रेक्टेंगल लोड से आया था वैल्यू 9 किलो न्यूटन, और ट्रायंगुलर लोड से जो वैल्यू आया दैट इज 11.25 किलो न्यूटन, राइट? ओके, फिर नेक्स्ट इसके बाद जो लोड है सी टू डी तक आ गए। डी पर और एक लोड आ रहा है 8 किलो न्यूटन का इंक्लाइन लोड, तो उसको भी हमें उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? इसके कंपोनेंट क्या आएंगे? Horizontal component 8 cos 40 हाँ left side, हाँ, and vertical component 8 sin 40 राइट। डायरेक्शन below. डाउनवर्ड डायरेक्शन. बिलो, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो 8 sin 40 एंड 8 cos 40 वो मैं दिखा देता हूँ। तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और एक हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में आएगा, और फिर अभी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट वाला जो होगा दैट इज 8 cos 40, और जो डाउनवर्ड वाला होगा दैट इज 8 sin 40, राइट? तो ये पूरी डायग्राम बन गई। तो सबसे पहले अभी पूरी डायग्राम देखो, इसमें से कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो पूछो मुझे
देखो इसमें हमने किया क्या, जो मोमेंट थे 4 किलो न्यूटन मीटर एंड 12 किलो न्यूटन मीटर, उनको कुछ हाथ नहीं लगाया, वो वैसे ही रही थी। 8 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड था उसके सिर्फ कंपोनेंट लिख लिए, 8 sin 40, 8 cos 40। मेन काम हमने क्या किया कि जो ट्रेपीजियम टाइप का लोड था, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, उसको उसके जो दो लोड से उसमें हमने कन्वर्ट किया, मतलब रेक्टेंगुलर लोड एंड ट्रायंगुलर लोड में। और बाद में जो हमारे सपोर्ट्स थे, पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट था, पॉइंट एफ पर रोलर सपोर्ट था, उनकी रिएक्शंस हमने दिखाई। अभी इसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो आप पूछो, या डायग्राम मधलं जर काही कळालं नसेल तर ते विचारा। ये डायग्राम अगर समझ में नहीं आई होगी तो आगे का कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं है। आगे का पूरा कैलकुलेशन ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किए उस पर डिपेंड है सब कुछ। डायग्राम में अगर कुछ भी एक भी चीज अगर ऐसी होगी कि सर ये समझ में नहीं आई, तो वो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे कैलकुलेशन करके कोई फायदा ही नहीं है। सर वेदांत 8 sin 40 और 8 cos 40 कैसे आया? 8 जो था, ये देखो यहाँ पर ओरिजिनल जो डायग्राम है, ये यहाँ पर 8 किलो न्यूटन का फोर्स दिख रहा है। ये 8 किलो न्यूटन का फोर्स का एंगल कितना था, 40 डिग्री था। ये यहाँ पर दिया था 40 डिग्री, उसका एंगल उन्होंने दिया है। तो बस हमने क्या किया, वो इंक्लाइन था ना, उसके दोनों कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। तो उसके दोनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना मतलब एंगल अगर आपको पता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट तो हमने स्टार्टिंग से देखा ही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 8 cos 40, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, 8 sin 40। क्योंकि इसका एंगल जो पता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ पता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में cos आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या आएगा, sin आएगा। कळालं राहुल? ठीक है सर, ओके। हाँ, वेदांत समजलं का? हो सर। चैतन्य, यस सर, समझलं. श्रुति, श्रुति ललवानी, Yes. जैन साक्षी, जैन साक्षी, सुजल, सुजल, अंडरस्टूड सर। ज्ञानेश्वर, आहेर, यस सर. प्रांजल, Yes, sir. अच्छा काय बेटा? राहुल, राहुलनेच विचारलं होतं ना. वैभव, यस सर। जयेश, दोन्ही यस सर। जयेश. यस सर। ओके. अनुजा, अनुजा. ओके. सुहानी, सर एक डाउट है, हाँ बोलो. 2.25 कैसे आया सर? 2.25. ओके. देखो 2.25 जो आया है वो रेक्टेंगुलर लोड से आया है। अभी रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड था, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ पर होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है, जितने लोड के, जितने डिस्टेंस के लिए वो रेक्टेंगुलर लोड है उसके हाफ में। अभी रेक्टेंगुलर जो लोड था, अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे रेक्टेंगुलर लोड, ये C to D था ना, यहां से यहाँ तक, बराबर। रेक्टेंगल C से स्टार्ट होके D तक था, तो C to D था। C और D का डिस्टेंस कितना है, C to D 4.5 मीटर। तो 4.5 मीटर का हाफ, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ पर होता है, उसके हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डिवाइडेड बाय 2 पर। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इज 4.5 मीटर, तो 4.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 2.25। इसीलिए वहां पर क्या आया, 2.25। समझा क्या सुहानी? यस सर। और फ्रॉम सी क्यों लिखा है? फ्रॉम सी मतलब हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, हमने देखो C to D डिस्टेंस कितना था, 4.5 मीटर। तो 4.5 का हाफ कहां से हो गया, आप कितना हो गया, 2.25। लेकिन वो कहां से, या तो C से या तो D से, है ना। हम A से तो नहीं कैलकुलेट किए ना वो, बराबर। हाँ सर हाँ, बराबर। ए से नहीं कैलकुलेट, तो इसीलिए मैंने वो स्पेसिफिकली मेंशन करने के लिए, भाई 2.25 मीटर हमने कहां से कैलकुलेट किया, तो हमने C से कैलकुलेट किया, इसलिए मैंने फ्रॉम C लिखा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट है ना, तो इसलिए मैंने वो स्पेसिफिकली C लिखा। B से अगर कैलकुलेट करोगे तो कुछ अलग डिस्टेंस मिलेगा, वो 1 मीटर ऐड करना पड़ेगा। A से कैलकुलेट करोगे तो वो 2 मीटर पहले वाला ऐड करना पड़ेगा ऐसे, तो इसीलिए मैंने वो C पॉइंट लिखा। समझा क्या सुहानी? हाँ सर। आदित्य, आदित्य सानप, यस सर। आतिश, यस सर. आतिश, दिशा. Yes, sir. ओके. तो किसी को और कुछ पूछना है क्या, या आगे चले? चल। यस सर। ओके.
चलो फिर आगे का स्टेप करते। अभी ये जो डायग्राम हो गई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम तो इस प्रॉब्लम में है कि डायग्राम बननी चाहिए। डायग्राम अगर सही बनती है तो ही आगे का प्रॉब्लेम मतलब कॅल्क्युलेशन करके फायदा आहे, नाहीतर संध्याकाळपर्यंत जरी कॅल्क्युलेशन केले तरी आन्सर येणार नाही, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये डायग्राम बननी चाहिए। डायग्राम अगर नहीं बन गई, आप जिंदगी भर भी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर तो रॉन्ग ही आना है, सही आंसर तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, डायग्राम सही आनी चाहिए। डायग्राम गलत हो गई तो फिर सब कुछ गलत। ओके, तो अभी ये डायग्राम बन गई, नीचे वाली डायग्राम, नीचे वाली जो डायग्राम बन गई इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ की। अभी इस डायग्राम में हमारे अननोन्स कितने, हमारे अननोन है 3। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर दिखाता हूं, हमें कैलकुलेट करना है एच ए, है ना, एच ए कैलकुलेट करना है, वी ए कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमें आर एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये 3 अननोन है और हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी ये जो फोर्सेस आपको दिख रहे, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये सिस्टम कौन सी फोर्सेस की, कॉनकरेंट है कि नॉन कॉनकरेंट है? कॉनकरेंट है, नॉन कॉन्करेंट। नॉन कॉनकरेंट। एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहे, अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे। 11.25 कहीं से जा रहा है, 9 कहीं दूसरी तरफ से जा रहा है, 8 cos 40 कहीं तीसरी तरफ है, एच ए वी ए कहीं है, आर एफ कहीं से जा रहे हैं, राइट। तो ये सभी अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे। दैट मीन्स दिस सिस्टम इज नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, and in this non-concurrent force system we have to calculate the values of HA, VA and RF. So for that we have 3 conditions of equilibrium. That 3 conditions of equilibrium are summation of Fx is equal to 0, summation of Fy is equals to 0 and summation of moment is equals to 0. Now what is summation of Fx is equals to 0? Summation of Fx is equals to 0 इसका मतलब क्या है, आप लोग बताओ। summation of Fx का मतलब क्या है? हमने summation of Fx की स्टेप पहले भी की। समेशन ऑफ एपेक्स में हम क्या करते थे, क्या था समेशन ऑफ एपेक्स, कोई बताएगा क्या? सर एडिशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑन एक्स। राइट, एडिशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एक्स, दैट मींस एडिशन ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, दैट मींस एडिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, राइट। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, ये सिंचन नोरा कोण आहे, अपने क्लास का आहे क्या कोई? आपल्या क्लासमध्ये नाव आहे का असं सिंचन नोरा कोणाचं? नाही ना, कॅरेक्टर नाही सर, कार्टूनचं आहे सर, ते कार्टून कॅरेक्टर. अच्छा ते कार्टूनचं नाव आहे का? तो पण कार्टूनच दिसतो म्हणून असं वाजत असेल, जाऊ दे। ओके, आपल्या क्लासमध्ये तर मला काही नाव दिसलं नाही असं, म्हणजे कोणी असं नाही ना नोरा किंवा काही दुसऱ्या नावाने? नो सर। ओके ओके, तो हाँ, ये थी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और समेशन ऑफ एपेक्स की बात कर रहे हैं हम। तो समेशन ऑफ एपेक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनकी सम हमें करनी पड़ेगी समेशन ऑफ एपेक्स में। उसके बाद समेशन ऑफ एफ का मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0। ये जब इक्वेशन हम यूज करेंगे तो समेशन ऑफ एफ का मतलब ये होगा कि सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस। तो जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होंगे उनकी सम, जैसे कि अभी आपने प्रॉब्लम में वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे, कौन कौन से, 11.25 है, 9 है, 8 sin 40 है ना, जो भी अभी और है आपको पता है वो डिस्कस करेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस की सम मतलब क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ। एंड समेशन ऑफ मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट क्या था, मूवमेंट का डेफिनेशन क्या था, पहले ये बताओ। मूवमेंट का डेफिनेशन, मूवमेंट का डेफिनेशन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हमें क्या करना पड़ता है, जो भी फोर्सेस है उनका हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमें वो मोमेंट मिलता है। मतलब हमें सभी फोर्सेस का हमें मोमेंट लेना पड़ेगा। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने अभी तीनों आपको बताया कि एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ वाई का मतलब क्या है, एंड मोमेंट का मतलब क्या। ओके, तो फिर अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, राइट, जब हम समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, अभी प्रॉब्लम आपके सामने, डायग्राम आपके सामने, आपको डायग्राम देख के सिर्फ बताना है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का जब हम स्टेप करेंगे तो उसमें कौन कौन से अननोन आएंगे, मैं सिर्फ अननोन की बात पूछ रहा हूँ,
अननोन, बाकी ये 11.25 9 ये नोन वैल्यूज है। अननोन की बात पूछ रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये जब हम इक्वेशन यूज करेंगे तो उसमें कौन कौन से अननोन आएंगे? HA and RF, sir. एच एंड आर एफ कॉस 60, वेरी गुड, मतलब आर एफ आएगा। कॉस 60 का भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आर एफ आएगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि दो अननोन आएंगे, एच एंड आर एफ। ओके, ओके, और जब हम समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे तो समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे तो ए आणि आर एफ साइन 60. हाँ, क्या बोला आपने, कौन सा आएगा समेशन ऑफ VA एफ and RF. वी एंड आर एफ साइन 60, ये दोनों आएंगे, बराबर है। Yes, sir. तो फिर इसमें भी दो अननोन आएंगे, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स अगर किया तो दो अननोन आएंगे। अगर समेशन ऑफ एफ एक्स किया और इक्वेशन में दो अननोन आ गए तो सिर्फ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन यूज करने से डायरेक्ट किसी अननोन का वैल्यू मिलेगा क्या? एक इक्वेशन में दो अननोन आ गए तो वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं. नहीं मिलेगा। ओके, नो। और अगर समेशन ऑफ, ओके, मतलब पहले समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन अगर यूज किया तो फिर हमें किसी का आंसर डायरेक्टली मिलना नहीं है, मतलब एच ए एंड आर एफ कॉस 60 उसमें आएंगे तो आंसर नहीं मिलना है, कुछ इक्वेशन बनेगा, फिर वो इक्वेशन पहले यूज करके फायदा नहीं। दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 अगर हमने पहले यूज किया तो उसमें आएगा वी एंड आर एफ साइन 60। तो वी एंड आर एफ साइन 60 अगर हमने यूज किया तो फिर वी एंड आर एफ साइन 60 अगर हमारे इक्वेशन में आया तो भी क्या होगा कि आपका जो है दो अननोन्स आएंगे, और दो अननोन अगर आ गए फिर यहाँ पर फिर से दो अननोन आएंगे, और दो अननोन अगर आ गए तो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 0 यूज करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें अभी जाना चाहिए थर्ड इक्वेशन पे, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 पे, राइट। तो अभी हम जाएंगे, सबसे पहले यूज करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। उसके पहले जरा 2 मिनट रुको, ये कौन आ रहा है बीच में, ये मैं जरा देखता हूँ। यस सर। ओके, तो अभी हम यूज करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। तो मैं अभी मोमेंट जो लूंगा वो लूंगा पॉइंट ए के अबाउट, तो मैं ऐसे लिखता हूँ समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। फिर अभी आपको बताना है, मैं एक एक पूछूंगा, आपको बताना है समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 ये जो इक्वेशन है इसमें मैं अभी पॉइंट ए हमारा यहाँ पर है, दिस इज अवर पॉइंट ए, राइट। तो फिर पॉइंट ए पर जब हम मोमेंट लेंगे तो एच ए का मोमेंट कितना आएगा, एच ए का मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट कितना आएगा? पॉइंट ए के अबाउट एच ए का मोमेंट, मोमेंट हमने लिया है ऑलरेडी पहले भी।
कोई बताएगा क्या एच ए का मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट? वन सर। एच ए Zero, का sir. जीरो Yes, sir. जीरो हाँ राइट, जीरो कितना आएगा? जीरो आएगा, बिकॉज दैट फोर्स एच ए इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से अगर पास हो रहा है तो फिर उसका मोमेंट क्या आएगा? वहां पर जीरो आएगा, तो फिर एच ए का काम जीरो हो गया। आफ्टर दैट वी ए का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए? Zero, sir. जीरो। एच ए एंड वी ए दोनों कहां से पास हो रहे? पॉइंट ए से पास हो रहे, तो फिर उनका मोमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। ओके इसके बाद 11.25 का मोमेंट लेते डायरेक्टली। 11.25 का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा क्या एंटी क्लॉकवाइज? प्लस और माइनस क्या है? Plus, sir. Clockwise. क्लॉकवाइज। ये ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे आगे आएगा और फिर ऐसे रोटेट होगा पॉइंट ए के अबाउट, राइट? तो पॉइंट ए के अबाउट अगर इसको क्लॉकवाइज अगर रोटेट होना है, दैट मीन्स इसको हम साइन देंगे प्लस। तो फिर यहाँ पर सो 11.25 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है? 11.25 का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना है? देखो तो जरा। 0.5. ए से 3.5. डिस्टेंस, ए से 4.25. ए से 3.5. 3.5 ना। ए टू सी डिस्टेंस 2 मीटर है और सी से इसका डिस्टेंस कितना है? 1.5 मीटर। मतलब कितना हो गया? 3.5 मीटर, राइट? आफ्टर दैट 9 किलो न्यूटन का मोमेंट प्लस और माइनस 9 किलो न्यूटन का प्लस प्लस, राइट? तो उसका आएगा प्लस, बिकॉज दैट 9 किलो न्यूटन इज आल्सो रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ दैट 9 किलो न्यूटन फ्रॉम पॉइंट ए 4.25. 4.25. हाँ ये आएगा 4.25, राइट? ये आएगा 4.25। ओके तो 11.25 हो गया, 9 हो गया। नाउ 8 sin 40 का मूवमेंट प्लस और माइनस अबाउट पॉइंट ए प्लस प्लस, राइट? सो दैट इज 8 sin 40, राइट? और इसका डिस्टेंस 8 sin 40 का डिस्टेंस 6.5. 6.5, वेरी गुड 6.5। 8 cos 40 का 0. जीरो, जीरो कैसे गया? क्लॉकवाइज करते सर। 8 cos 40 का मूवमेंट पॉइंट ए के अबाउट, सर वो ए से पास होगा ना. राइट? जीरो, जीरो ही आएगा उसका, क्योंकि वो ए से पास होगा। ये 8 cos 40 आगे अगर जाएगा तो ए से ही पास होगा। मैंने वो थोड़ा ऊपर निकाला, मतलब वो बीम के ऊपर नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली उसके अलोंग ही है, राइट? तो फिर वो वही से पास होगा, राइट? मतलब पॉइंट ए से पास होगा, तो फिर पॉइंट ए से अगर पास होगा तो फिर उसका जो मोमेंट आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा, राइट? सो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखने की जरूरत नहीं। 8 cos 40 दैट इज जीरो। 8 sin 40 हमारा हो गया, ओके? हाँ ये हो गए। इसके बाद मैंने जानबूझ के ये दोनों छोड़ दिए थे, 4 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट और 12 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट। इसका क्या करें बोलो? ये कैसे लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट में? फोर किलो न्यूटन मीटर कैसे लिखेंगे? कोई बताएगा? मोमेंट 4 किलो न्यूटन मीटर समेशन ऑफ मोमेंट में लिखना है, क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? Plus 4 kilonewton meter. प्लस और माइनस? माइनस 4 किलो न्यूटन. प्लस और माइनस? माइनस. माइनस क्यों अक्षत? नहीं सर, प्लस आएगा, वो क्लॉकवाइज ही है. हाँ प्लस आएगा ना, वो क्लॉकवाइज है। और हाँ. उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है या नहीं? 1 मीटर ही है सर डिस्टेंस, तो वो वही है. नहीं सर, ऑलरेडी ये मूवमेंट है इसलिए नहीं। हाँ अक्षत वो 1 मीटर है, वो ठीक है, लेकिन वहां पर
किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मोमेंट के फॉर्मेट में दिया है 4 किलो न्यूटन मीटर, दैट मीन्स वो ऑलरेडी मोमेंट है, तो उसको और किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली वहां पर वैसे लिखेंगे। सो दैट इज +4। जैसे +4 लिखा वैसे 12 का क्या लिखेंगे? -12। इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई किया तो फिर वो मोमेंट रहेगा क्या? नहीं, है ना। फोर्स था सबसे स्टार्ट में, फोर्स को अगर डिस्टेंस से एक बार मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाता है मोमेंट, और मोमेंट को अगर फिर से एक बार अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मोमेंट रहेगा क्या? नहीं, वो कुछ अलग बन जाता है। किसी को पता है क्या मोमेंट को और एक बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है? किसी को पता है? यस और नो? ओके, नहीं पता आपको, ये कल मुझे बताना है, नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा, कल परसों जब भी, तो आपको बताना है कि मोमेंट को एक बार फिर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है ना। ओके, तो वो जाने दो, अभी -12 हो गया। ओके, मतलब जो भी फोर्सेस थे, मतलब यहां से यहां तक जो भी फोर्सेस थे, ये सभी फोर्सेस हो गए। अभी बाकी क्या है? RF cos 60 एंड RF sin 60। तो अभी RF cos 60 का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना आएगा? RF cos 60 का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0. Yes, right, because that RF cos 60 is also passing through point A, therefore its perpendicular distance is 0. And RF sin 60 का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, वो तो 0 नहीं आएगा। RF sin 60 into 10. RF sin 60 into 10 है क्या? वो टोटल कितना है देखो तो जरा। 11. 11 है। हाँ, लेकिन प्लस और माइनस? Plus. -11 RF sin 60. Minus sir. प्लस के माइनस? RF sin 60. माइनस आएगा ना, वो ऐसे जा रहा है ना ऊपर, तो ये ऐसे जाएगा और फिर पॉइंट ए के अबाउट रोटेट होगा, सो दैट इज माइनस। दैट मीन्स यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -RF sin 60 into 11। सभी फोर्सेस हो गए, सो इज इक्वल्स टू 0। तो बस यहाँ पर ये इक्वेशन हो गया है। अभी आपको करना क्या है, ये इक्वेशन जरा ये कैलकुलेट करो और मुझे RF का वैल्यू बताओ। ये कैलकुलेशन करो, मुझे RF का वैल्यू बताओ कितना आता है। सर RF sin 60 अपवर्ड जाते ಮತ್ತೆ नेगेटिव का घेतलंय. परत बोल, अनुजा बोलते का? मला क्वेश्चन नाही कळाला RF काय. sin 60 ते अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये जात आहे ना, वर्टिकल मग त्याला साइन निगेटिव्ह का हो. दिली? हा, कारण की आपण आता मोमेंट घेतोय ना, मोमेंटला साइन कन्व्हेन्शन काय असतात? क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज. मग तो वरती जातोय, वरती आणि खाली या डायरेक्शन म्हणजे अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड कधी यूज करायचा? जेव्हा समेशन ऑफ Fy करतो त्यावेळेला. आता आपण कोणतं इक्वेशन घेतोय? मोमेंट घेतोय. मोमेंट जर घेत असू, सो while taking the moment you have to consider a sign convention as a clockwise or anti clockwise. ते क्लॉकवाईज आहे की अँटी क्लॉकवाईज हे बघावं लागेल. मग तो जर वरती जातोय तो असा जाईल ना वरती, आणि पॉईंट एच्या अबाउट त्याला रोटेट करायचं, मग तो पॉईंट एच्या अबाउट असा रोटेट होणार इकडे, मग असा रोटेट व्हायला लागेल. म्हणजे तो कसा रोटेट होतोय? अँटी क्लॉकवाईज. म्हणून तो काय घ्यायचा आहे? मायनस घ्यायचा आहे. कळालं का अनुजा? यस सर. अनुजा? यस सर. ओके, आंसर बताओ कैलकुलेशन करके। 10.82 kilonewton. 103.04. 103 तो नहीं आएगा भाई, त्याला ते 11 ने मल्टिप्लाय बरं, तो ते डिवाइड केला का साइन? कितना आंसर? 10.5. 9.36. 93.52.
90 3.52 तर नाही येणार भाऊ. 10.7. 10.7 और एक्यूरेट आना चाहिए था. 10.82 sir. 10.82 राइट, दैट इज द राइट आंसर. 10.82. 10.7. 10.7 भी चलेगा लेकिन और एक्यूरेट आना चाहिए, मतलब 10.8 तो आना ही चाहिए. 10.8 8 81 82 ऐसे आपका आंसर आना चाहिए. राइट, थोड़ा सा आपने ये कुछ तो कैलकुलेशन करते हुए कुछ वैल्यू राउंड अप कर ली होगी, ऐसा कुछ तो हुआ होगा, लेकिन वो आना चाहिए 10.81. तो जो आंसर मिल रहा है आई होप बाकी लोगों को भी मिला होगा. सो दैट इज 10.82 आंसर मिला है. सो 10.82 किलो न्यूटन. वैष्णवी शेळके येस सर, केलं का कॅल्क्युलेशन? करते. रिद्धी रिद्धी अथर्व अथर्व गोसावी अथर्व जैन दिशा येस सर. केलं का कॅल्क्युलेशन अथर्व? सर करतो सर. ओके. निशांत सर चालू आहे. कॅल्क्युलेशन किया? ओके. अनुजा डुईंग सर. केलं का कॅल्क्युलेशन अनुजा? करते सर. कर लवकर, संध्याकाळ होईल आता. तेजल यस सर. झालं कॅल्क्युलेशन? करते सर. ओके. अक्षत वो फिर से करके देख, 10.81 आना चाहिए तेरा. कोमल करते सर. प्रीतम ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर कॅल्क्युलेशन करतोय का? ओके. अनिकेत डन झाले का सर. कॅल्क्युलेशन? हो सर झालं. ओके. सुजल येस सर. सर झाले माझं कॅल्क्युलेशन? 10.65 आलं होतं, आता परत करतोय. परत कर. हा यस राईट, परत कर. हो सर. हो. ऋतुजा येस सर, करते. झाले कॅल्क्युलेशन? हो सर, ते एकदा मुवमेंटचं सांगा ना तुम्ही, ते मुवमेंट कसं केलं तेव्हा ते थोडं समजलंच नाही. त्याला तू मूवमेंट नको म्हणू, मोमेंट म्हण त्याला आधी, है ना. दैट इज मूवमेंट नहीं. ओके. तो मोमेंट जो है वहां पर दो मोमेंट्स दिए, एक 4 किलो न्यूटन मीटर एंड 12 किलो न्यूटन मीटर. सो 4 किलो न्यूटन मीटर इज रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, therefore that is plus, and 12 kilonewton meter that moment is rotating in anti clockwise direction, therefore it is minus. बस इतकंच घ्यायचं त्याचं, प्लस किंवा मायनस, त्याला कशानेच मल्टिप्लाय करायची गरज नाही. राईट. त्याचे मोमेंट्स जे दिलेले आहेत ते 4 आणि 12 हे दोघं काय आहेत, एक क्लॉकवाइज आहे आणि एक अँटी क्लॉकवाइज आहे. जो क्लॉकवाइज असेल तो प्लस घ्या, जो अँटी क्लॉकवाइज असेल तो मायनस घ्या, बस. बाकी काहीच करायचं काम नाही. रुचिता रुचिता सर करते. माझं 9.5 येते सर. अच्छा, परत कर मग. चैतन्य येस सर आलं. काय आला आन्सर तुझं? 10 10.82 येतंय सर बरोबर. ओके, गुड, व्हेरी गुड. तुषार 10.8174 असं आलं सर. ओके. भूमी झालं सर कॅल्क्युलेशन. आलं का आन्सर? हो सर, आलं. अवनी करते. करते. माझं ओके. 103.04 आलं होतं सर. मग तू त्याला 11 ने आणि त्याने डिवाइड नसेल केला, असं काही झालं असेल. कर परत. संदीप हो. संदीप बदान करतोय सर. ओके, करा लवकर. आले की पटापट मला एक तर ओरली आन्सर सांगा, नाहीतर मग मेसेज बहुतेक मी बंद केला असेल. बघा पटकन मला आन्सर सांगा. 10.81. ओके. तेजल
10.817 means 10.82. हाँ, 10.81 में ठीक है। ओके ओके, मीन्स आपका जो आंसर आ रहा है वो 10.81 या 10.82 ऐसे कुछ तो आंसर आ रहा है, राइट? दैट इज राइट। 10.82 यस सर। सर। ओके, मतलब हमें आर एफ का वैल्यू मिल गया है। जो हमारे तीन अननोन थे एच ए वी एंड आर एफ, उसमें से एक का वैल्यू हमें मिल गया। अभी सेकंड यूज करते हैं, दूसरा इक्वेशन अभी यूज करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो फिर समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये अगर इक्वेशन अगर यूज करना है तो मैंने यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब क्या? सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखेंगे, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कोई बताएगा क्या मुझे? समेशन ऑफ एफ एक्स इजी, अभी हमने बहुत सारे किए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की सम। HA minus cos 40 minus RF cos 60. एच ए माइनस 8 cos 40 माइनस आर एफ cos 60, राइट? तेजल ने बताया, सही है। जो राइट में जा रहे हैं वो प्लस, जो लेफ्ट में जा रहे हैं वो माइनस। इजी काम है, काही वेगळं काहीच नाही राहत है ना। सो एच ए माइनस 8 cos 40 माइनस आर एफ cos 60 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर आर एफ की वैल्यू ऊपर पता है, आपने कैलकुलेट किया, आपको जो भी मिला होगा 10.81 10.82 वो वैल्यू वहां पर पुट करो, और एच ए का वैल्यू बताओ मुझे कितना आता है? 11.54 सर। 11.54। ओके, एक का आंसर आया 11.54। और कोई? Sir. 11.53 sir. $11.53 sir. 11.53। ओके, 11.53 या 11.54 ऐसे आंसर मिल रहा है। मैं लिखता हूँ 11.53, आपको जो मिल रहा है वो लिखो 11.53 या 11.54 ऐसे मिल रहा है, राइट? तो दूसरा भी अननोन हो गया। नाउ थर्ड इक्वेशन क्या है? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो फिर अभी वो इक्वेशन यूज करते हैं, तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, कोई बताएगा क्या समेशन ऑफ एफ वाई? VA minus 11.25 minus 9 minus 8 sin 40 plus RF sin 60. राइट, वेरी गुड। जो अपवर्ड जा रहे हैं वो प्लस, जो डाउनवर्ड आ रहे हैं वो माइनस। VA माइनस 11.25 माइनस 9 माइनस 8 साइन 40 एंड प्लस RF साइन 60 ऐसे इज इक्वल्स टू 0, राइट? VA अपवर्ड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, 11.25 9 एंड 8 साइन 40 नीचे आ रहा है इसलिए वो नेगेटिव, और फिर से RF साइन 60 अपवर्ड जा रहा है इसीलिए वो पॉजिटिव। तो यहाँ पर फिर से RF का वैल्यू पुट कर दो, आपको VA का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिलता है वो देखो, 16.02 16.02 16.02। वेरी गुड, तो ये आ गया 16.02। तो सभी जो तीन अननोन थे तीनों के तीनों यहाँ पर हो गए, राइट? आया क्या सबको समझ में? कोणाला काही कळालं नसेल तर विचारा, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो, कोई भी वैल्यू में या किसी में भी कुछ डाउट होगा तो पूछो। ये पहला ही प्रॉब्लम था हमारा बीम का। ओके, अगर यहां तक हो गया, फिर हमें आगे क्या करना पड़ेगा? हमने जो तीन अननोन फाइंड आउट किए उनकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। अभी देखो तीनों के आंसर पॉजिटिव मिले, इसका क्या मतलब है? हमने उनकी जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही है। अभी हमने एच का जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो एज्यूम किया था राइट में, तो उसको राइट का एरो दिखा देना पड़ेगा, राइट? उसके बाद हमने VA का जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो किया था अपवर्ड, राइट? तो यहाँ पर वो अपवर्ड दिखा देना पड़ेगा, राइट? और उसके बाद RF का जो था, RF का तो डायरेक्शन एक्चुअली उन्होंने एंगल दे ही दिया था कि वो
प्लेन का एंगल 30 डिग्री था तो आरएफ का एंगल कितना आया था 60 डिग्री, तो फिर उसे वैसे ही दिखाना पड़ेगा। तो तो ये आर एफ का एंगल दैट इज 60 डिग्री इंक्लाइन। वो वैसे इंक्लाइन ही दिखाना चाहिए, अभी मुझे वो ठीक से दिखाते नहीं आ रहा है, आप लोग ठीक से दिखा सकते हो अपने नोटबुक पे। ओके, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? सर फर्स्ट स्टेप फिर से बताओ ना। फर्स्ट स्टेप मतलब कौन सा, वो समेशन ऑफ मोमेंट वाला का? वही वही 3.5 कहाँ से लिया सर रोज? 3.5 देखो हमने 3.5 को जो मल्टीप्लाई किया है वो किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? 11.25 के साथ। मतलब हमने क्या किया है, 11.25 का जो डिस्टेंस है ना, वो हमने लिया कहाँ से, पॉइंट ए से। तो 11.25 का डिस्टेंस देखो ये हो जाएगा, दिख रहा है क्या? मैंने एरो दिखाया अभी, बराबर? यस सर। हाँ, तो ये एरो, ये डिस्टेंस कितना है ए टू बी, देखो ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर हो गया, बराबर? बी टू सी 1 मीटर हो गया, और उसके आगे ये कितना था, सी से हमने लिखा था देखो 1.5 मीटर, है ना? ये ऊपर हाँ लिखा था सर। देखो, ये ऊपर हमने कहाँ लिखा था, ये एट टी इज इक्वल्स टू, सॉरी, रेक्टेंगल का लोड हमने कैलकुलेट किया था, नहीं ट्रायंगल का, सॉरी, और वो हमने लिखा था एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/3 ऑफ 4.5 मतलब 1.5। तो तीनों की एडिशन करो ना, ए से डिस्टेंस लेना है ना, तो ए से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1.5। तो 1 + 1 + 1.5 मतलब कितना हो गया, 3.5। तो थ्री इसीलिए पॉइंट यहाँ फाइव पर आएगा 3.5। आए क्या समझ में? हाँ सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके, तो फिर अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो इसका ये मतलब है कि अभी मैं जो आपको प्रॉब्लम दूंगा वो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो फिर मैं अभी आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, वो आपको अभी के अभी तुरंत सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आज दिन भर में आपने सॉल्व करके रखना है। आई नो यू आर टू बिजी पीपल्स, है ना, आप बहुत बिजी हो, फिर भी टाइम मिलेगा तो सॉल्व करके रखो। मैं आपको एक अच्छा प्रॉब्लम देता हूँ। सर ते मागच्या क्वेश्चन मध्ये हम्म, आपण आर आणि थीटाची व्हॅल्यू फाइंड नाही केली, तेवढंच आन्सर होतं का? आर आणि थीटाची व्हॅल्यू पुढे सॉल्व नाही केली ना, ती हा, तेवढंच नाही, ती सॉल्व केली नाही केली तरी चालेल, त्यामुळे मी ती स्टेप राहू दिली। ती केली किंवा नाही जरी केली ना तरी चालेल, त्यामुळे काही टेन्शन घ्यायचं नाही, है ना? ओके ओके सर. नोट्स डाउनलोड किए क्या आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो ये डायग्राम बना लो। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व नहीं करना है, मैं मतलब लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है। आपको जब भी टाइम मिलेगा वो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम आप सबको दिख रहा है, इजी प्रॉब्लम है। पहला जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उससे भी इजी, मेरे ख्याल से थोड़ा चेंज कर दे, इतना इजी भी अच्छा नहीं है। एक मिनट जरा उसमें चेंज करते हैं।
हाँ, चेंज क्या किया मैंने सिर्फ सपोर्ट चेंज कर दिया। पॉइंट ए पर मैंने हिंज लगा दिया है और लास्ट वाला पॉइंट जो ई वहां पर मैंने रोलर लगा दिया और उस रोलर को मैंने इंक्लाइन रखा है और उसका एंगल जो है विथ हॉरिजॉन्टल 25 डिग्री रखा है। मतलब इससे पहला जो प्रॉब्लम था वैसे ही मैंने रखे सपोर्ट कंडीशन। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप लोग, है ना? तो ये प्रॉब्लम Yes, sir. सॉल्व करो और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताओ, है ना? Yes, एक sir. मिनट मैं अटेंडेंस लेता हूँ। ओके, अटेंडेंस हो गई है। आपका अगर प्रॉब्लम अगर हो गया होगा तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हो। जिनका डायग्राम पूरा हो गया है वो लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।